Hello everyone, this is Rohit Mishra. Today we are going to discuss some important topic related to the subject data compression. This is the first part. So these are the outlines of today's lecture. We are going to discuss what is data compression, what are the methods of data compression. Then we move to lossy compression and lossless compression, and we move to data compression modes, and finally we discuss compression performance. So here we can see the definition of data compression. If we talk about the data compression technique, it is simply a process of converting input stream to an output stream in compressed manner. What does it mean? यहाँ कहने का मतलब ये है कि सपोज आपके पास कोई एक डेटा है जिसकी कोई सर्टेन साइज है, मान लीजिए वो 15 केबी या फिर 10-20 केबी का है, उसको हम कुछ कंप्रेशन टेक्निक से कंप्रेस करके छोटा कर दे रहे हैं, यानी उसकी साइज जो है वो रिड्यूस कर दे रहे हैं। उसको हमने रिड्यूस करके मान लीजिए 5 केबी की साइज दे दी, और आफ्टर compression we have performed some decompression technique to decompress that particular compressed data into a original format। यानी हमने कहा कि यहाँ पे हमने किसी डेटा को कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद हमने उसे डीकंप्रेस किया और वापस उसी फॉर्मेट में हमने उसको क्या कर दिया, ले आ दिया। इसी टेक्निक को हम डेटा कंप्रेशन कहते हैं। So if you look at the definition of data compression, here it is mentioned that data compression is a process of converting an input data stream, the source stream or the original raw data, into another data stream, जिसमें हम कह रहे हैं कि उसको किसी और स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, कंप्रेस कर दे रहे हैं। The output or compressed stream that has a smaller size, जहां पे हमने कहा कि कंप्रेशन के बाद हमने उसको स्मॉलर साइज में कन्वर्ट किया। A stream is either a file or a buffer memory, कोई फाइल भी हो सकती हो या फिर वो कोई बफर में रखी हुई मेमोरी भी हो सकती है जिसको हम कंप्रेस कर रहे हैं। अगर हम इस फिगर की बात करें तो जैसा हमने आपको बताया कि हमारे पास एक इनपुट डेटा है जिसकी साइज कुछ 15 केबी के है, और हमने उसमें कुछ कंप्रेशन टेक्निक लगाई, हमने उसे कंप्रेस किया। कंप्रेस करने के बाद उसकी जो साइज हो गई वो 5 केबी की हो गई। Then after we convert it with the help of decompression and we get the original file format which is 15 KB as we are giving as an input। जैसा कि हमने इनपुट में 15 KB दिया था और हमने फाइनली क्या वो रिट्रीव किया, उसमें से 15 KB डेटा रिट्रीव कर लिया। बेसिकली डेटा कंप्रेशन हो क्यों रहा है, इसके दो कारण होते हैं। जनरली जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं जो फाइल को यूज कर रहे होते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो बहुत बड़ी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जितनी फाइल छोटी होगी हमें भेजने में उतनी आसानी होगी और भेजने में उतना ही टाइम हमें कम लगेगा। दूसरी चीज, जो फाइल को यूज कर रहा होता है उसके मन में एक ये भी चीज होती है कि हम उस फाइल को जहां पे भी सेव कर रहे हैं वो सबसे कम स्पेस में जो है वो क्या हो, स्टोर हो सके। उसके लिए उस फाइल के लिए बहुत लार्ज स्पेस हमें ना देना पड़े मेमोरी में। तो दो रीजन आप यहाँ देख सकते हैं। पीपल लाइक टू एक्यूमुलेट डेटा एंड हेट टू थ्रू एनीथिंग अवे। वो ये चाहते हैं कि वो कुछ भी डेटा जो है वो वेस्ट ना करें, लेकिन उनकी जो फाइल साइज रहे वो स्मॉल रहे। पीपल हेट टू वेट अ लॉन्ग टाइम फॉर डेटा ट्रांसफर। अगर वो एक जगह से दूसरी जगह किसी डेटा को भेज रहे हैं तो वो ये नहीं चाहते हैं कि वो डेटा सेंड होने में काफी ज्यादा टाइम लगाए, और अगर वो डेटा काफी बड़ा होगा तो आप जानते हैं कि उसको भेजने में काफी टाइम लगेगा। अगर हम डेटा कंप्रेशन को सोर्स कोडिंग के फॉर्मेट में लिखें तो हमने कहा कि हमारे पास एक फाइल होती है जिसमें हम 2-3 तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। पहले इनपुट फाइल को हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, और फिर उसके कंप्रेस फॉर्मेट को हम डीकंप्रेस करते हैं, और डीकंप्रेस करने के बाद हम क्या करते हैं, एज एन आउटपुट को रिट्रीव करते हैं। और रिट्रीव करने के बाद हम ये चेक करते हैं कि जो इनपुट फाइल की साइज थी क्या वही आउटपुट फाइल की साइज है। अगर ऐसा है तो हमारी जो कंप्रेशन टेक्निक हमने अडॉप्ट की है या हमने जो डेटा कंप्रेशन किया है वो हमारा एक्यूरेट है, उसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम किसी भी डेटा को जब कंप्रेस करते हैं तो हम उसके सोर्स में कुछ ऐसी कोडिंग परफॉर्म करते हैं, हम उसको कुछ इंक्रिप्टेड फॉर्म में कर देते हैं, उसको कुछ कंप्रेस कोडिंग के फॉर्म में कर देते हैं, ताकि वो डेटा कंप्रेस होकर के एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो सके, और जब वो फाइनली किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचे जहां उसे पहुंचना चाहिए तो वो डिक्रिप्ट होने के बाद ओरिजिनल फॉर्मेट में वापस आ जाए। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, द इनपुट सिंबल आर emitted by the certain information source and have to be coded before being sent to the destination। जैसा मैंने आपको कहा कि भेजने से पहले उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इनकोड करना पड़ेगा कंप्रेस करने के लिए,
और तब हम उस कंप्रेस डेटा को क्या कर सकते हैं, इजी वे में कहीं भेज सकते हैं, और जो भी उसे दूसरी तरफ से रिसीव कर रहा होगा उसके लिए भी ये काफी कन्वीनियंट होगा कि वो उसको आसानी से रिसीव कर सके। द सोर्स कैन बी मेमोरी लेस और इट हैव मेमोरी। हमारे पास जब डेटा कंप्रेशन इनकोड हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि उसके पास कोई मेमोरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। द कंप्रेसर और इनकोडर, हम जो डेटा कंप्रेस कर रहा है उसे हम कंप्रेसर या इनकोडर कहते हैं। एक्चुअली वो एक प्रोग्राम होता है जो डेटा को कंप्रेस करता है, किसी भी रॉ डेटा को कंप्रेस करता है और उसे एज ए इनपुट स्ट्रीम कंसीडर करता है जिस भी डेटा को वो कंप्रेस करने जा रहा है, एंड क्रिएट एन आउटपुट स्ट्रीम। वो एक आउटपुट स्ट्रीम में उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है विद इनक्रिप्टेड फॉर्म विद कंप्रेस्ड और लो रिडंडेंसी डेटा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लो रिडंडेंसी का मतलब है कि जब उस कंप्रेस डेटा को किसी सोर्स से किसी डेस्टिनेशन में भेजा गया तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास डेस्टिनेशन में डेटा पहुंचा उसमें हमारे पास कोई भी रिडंडेंसी या फिर कोई भी इनकम्प्लीटनेस ना आए। हमारे पास जो डेटा शुरू में हमने भेजना चाहा था फाइनली वही डेटा हमारे पास क्या हो, मिले। उसके बाद इनकोडर का तो काम हो गया डेटा को इनकोड करके ट्रांसमिट करना। जब वो दूसरी इंड पे पहुंचा यानी कि डेस्टिनेशन पे पहुंचा तो अब उस डेटा को जो कि इनकोडेड फॉर्म में है हमें उसे क्या करना है, हमें उसे डिक्रिप्ट करना है, डिकम्प्रेस करना है ताकि हम जो ओरिजिनल डेटा है उसे क्या कर सके, रिट्रीव कर सके। सो द डिकम्पोजर और डिकोडर कन्वर्ट द अपोजिट डायरेक्शन। जैसा कि हमने इनकोडर के बारे में बोला कि वो डेटा को कंप्रेस करता है, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में डिकम्प्रेसर काम करता है। वो क्या करता है, ओरिजिनल डेटा जो उसे रिसीव हुआ रहता है उसको वो डिकोड करता है ताकि वो जो भी डेटा भेजा गया है उसको रिसीव कर सके। यहाँ पे एक टर्म आता है जिसका नाम है कोडक। ये आप हमेशा इस डेटा कंप्रेशन टेक्निक में देखेंगे। कोडेक का मतलब लिटरली होता है कि वो डिकम्प्रेसर या फिर कंप्रेसर या इनकोडर और डिकोडर को एक साथ रिप्रेजेंट करता है। अगर हम कोडेक की बात कर देते हैं तो कोडेक का मतलब होता है कि हम या तो इनकोडर की बात कर रहे हैं या तो फिर डिकोडर की बात कर रहे हैं। हम उसके लिए अलग अलग दोनों वर्ड को यूज न करके एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है कोडेक। जनरली हम डेटा को स्ट्रीम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रीम हमारी ये कहती है कि हमारे पास जो भी डेटा है वो अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है। वो डेटा ऑडियो के फॉर्मेट में हो सकता है, वो डेटा वीडियो के फॉर्मेट में हो सकता है। तो किसी अलग अलग डेटा को अलग अलग वे में ना रिप्रेजेंट करके हम पर्टिकुलर डेटा को एज ए स्ट्रीम कंसिडर करते हैं। और यहाँ पे लिखा है स्ट्रीम इज मोर जनरल टर्म बिकॉज द कंप्रेस्ड डेटा में बी टर्मिनेटेड डायरेक्टली टू द डिकोडर इंस्टेड ऑफ बीइंग रिटन टू अ फाइल और सेव। अगर हम मेथड की बात करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं वी हैव 4 टाइप्स ऑफ मेथड टू अडॉप्ट कंप्रेशन इन डेटा कंप्रेशन। फर्स्टली अगर हम बात करें नॉन एडेप्टिव कंप्रेशन की, तो नॉन एडेप्टिव कंप्रेशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी स्ट्रीम या डेटा कंप्रेस हो गया है तो उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा ये है सिस्टम कि हम नॉन एडेप्टिव कंप्रेशन मेथड में किसी भी कंप्रेस डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, उसको ओरिजिनल फॉर्मेट में हम दोबारा से नहीं ले सकते हैं। उसी के जस्ट अपोजिट अडेप्टिव मेथड होता है। अडेप्टिव मेथड में क्या होता है कि जो डेटा इनकोड होने वाला होता है जिसे हम कंप्रेस कर रहे होते हैं उसकी पहले अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं, उसकी हम फॉर्मेटिंग देख लेते हैं, उसकी हम साइज देख लेते हैं, ताकि अगर आगे उसे हमें डिकोड करना हो या फिर उसे मॉडिफाई करना हो तो उसे मॉडिफाई करना होगा तो हम क्या कर सके, उसको वापस उसी फॉर्मेट में मॉडिफाई कर सकें और हमको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे एज अ डेफिनेशन वी कैन सी दैट इट इज अ रिजिड and does not modify its operation, its parameter or its table in response to the particular data being compressed। अगर डेटा कंप्रेस हो चुका है तो उसे हम दोबारा उसके पुराने स्ट्रक्चर में वापस नहीं ला सकते हैं। ऐसा हम कोई मॉडिफिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अगर हम एडेप्टिव मेथड की बात करें तो यहाँ कह रहा है इट एग्जामिन द रॉ डेटा। जो भी डेटा कंप्रेस होने वाला होता है उसे हम एज ए रॉ डेटा कहते हैं या फिर स्ट्रीम, जैसा कि हमने आपको बताया हम उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड मॉडिफाई इट्स ऑपरेशन और इट्स पैरामीटर अकॉर्डिंगली। जिस तरीके से यूजर चाहता है उस तरीके से उसको मॉडिफाई कर सकता है। जहां तक बात है सेमी एडेप्टिव की तो वहां पे हम देखते हैं कि वहां पे 2 पास एल्गोरिथम होती है। बेसिकली 2 पास एल्गोरिथम में जो हमारा पहला पास होता है वो ये कहता है कि हम डेटा को अच्छे से एग्जामिन करेंगे,
जो डेटा कंप्रेस होने वाला रहेगा, हम ये चेक करेंगे कि हम किस डेटा को कंप्रेस करना चाह रहे हैं। उसका सिर्फ फर्स्ट पास का ये काम होता है कि वो सिर्फ डेटा को देखता है, उस डेटा को कंसिडर करता है जो कि कंप्रेस होने वाला होता है। एंड सेकेंड पास में हम ये देखते हैं कि जो फर्स्ट पास के द्वारा सेलेक्ट किया हुआ डेटा होता है उसी को कंप्रेस करना है, उसके अलावा और किसी को कंप्रेस नहीं करना है। सो वी कैन सी द definition of semi-adaptive. In this method, two pass algorithm apply where the first pass reads an input stream to collect statics on the data to be compressed, and the second pass does the actual compressing using parameter by the first pass. जैसा कि फर्स्ट पास ने डेटा को एग्जामिन करके सेकेंड पास को फॉरवर्ड किया था कंप्रेस करने के लिए, तो सेकेंड पास का काम ये था कि उसको कंप्रेस कर सके। एक और डेटा कंप्रेशन मोड होता है जिसको बोलते हैं लोकली अडेप्टिव। बेसिकली लोकली अडेप्टिव का मतलब होता है कि कोई सर्टेन रूल वो लोकली खुद से जनरेट कर सके अपने अकॉर्डिंग, ताकि वो डेटा को जब इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करे, डिकोड करे या इनकोड करे, जिस तरीके से उसको परफॉर्म करना हो वो अपने अकॉर्डिंग उसके रूल्स और उसके रेगुलेशंस को बना सके। अगर वो डेटा छोटे साइज का है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन में वो मॉडिफिकेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। अगर वो डेटा किसी दूसरे फॉर्म में है, मान लीजिए ऑडियो वीडियो फॉर्म में है, तो वो अपने अकॉर्डिंग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ड्रॉ कर सकता है डेटा को कंप्रेस और डिकम्प्रेस करने के लिए। यानी एक लोकली फंक्शन काम करता है जो अपने अकॉर्डिंग किसी डेटा को कंप्रेस या डिकम्प्रेस करने के लिए काम करता है। So it adapts itself a local condition in the input stream and varies this adaptation as it moves from area to area in the output. Area to area का मतलब कि जिस तरीके का डेटा इनपुट में आएगा उस तरीके से उसकी कंडीशन भी क्या होती चली जाएगी, बदलती चली जाएगी। Now, if we talk about the method of data compression, we have see there is a universal method. अगर हम universal method की बात करें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। हमें ये नहीं पता होता है कि डेटा कौन सा है जिसको हमें डिक्रिप्ट करना है या इनक्रिप्ट करना है, या फिर उसे कंप्रेस या डिकम्प्रेस करना है। हमें ये नहीं पता होता कि वो डेटा किस फॉर्मेट में है जिसको हमें कंप्रेस करना है या डिकम्प्रेस करना है। यानी हमें यूनिवर्सली हमें क्या करना है, कोई भी डेटा किसी भी साइज का मिलेगा उसे हमें सिर्फ कंप्रेशन ऑपरेशन से कंप्रेस करा देना है और फाइनली आउटपुट के रूप में हमें उसे डिकम्प्रेस करके रिट्रीव कर लेना है। So the definition are here. A data compression method is called universal if the compressor and decompressor do not know the statics of input stream. हमें ये नहीं पता रहेगा कि किस तरीके का डेटा है और उसकी साइज कितनी है। A universal method is optimal if the compressor can produce compression factor that asymptotically approach to the entropy of the input stream for long input. जिस तरीके का डेटा जो है वो रिड्यूस होता जाएगा, वो बड़ा होगा या छोटा होगा, उस तरीके से यूनिवर्सल जो है मेथड अपने आप को अडॉप्ट करता चलेगा फॉर द हेल्प ऑफ डिकम्प्रेशन एंड कंप्रेशन। अगर हम फाइल डिफरेंसिंग की बात करें तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम बता सकते हैं कि मान लीजिए कोई यूजर ए है जिसके पास एक फाइल एफ नाम की है, कोई यूजर बी है उसके पास भी सेम फाइल एफ नाम की है। मान लीजिए यूजर ए जो है वो फाइल एफ में कुछ मॉडिफिकेशन करता है, उसको कंप्रेस करता है और एक फाइल F1 बनाता है। तो यहाँ पे फाइल डिफरेंसिंग ये कहता है कि जो भी यूजर के पास F और कन्वर्टेड फाइल F1 है, सेम वही फाइल ट्रांसफर हो जाएगी किसमें, यूजर बी के पास। यानी यूजर बी के पास भी सेम कॉपी रहेगी F और F1 नाम की। यानी जो भी मॉडिफिकेशन A1 यूजर के द्वारा होगा, A यूजर के द्वारा होगा, वो मॉडिफाइड फाइल जो है वो बी यूजर के पास भी एज इट इज पहुंचाई जाएगी। द टर्म फाइल डिफरेंसिंग रिफर टू द मेनी मेथड दैट लोकेट एंड कंप्रेस द डिफरेंस बिटवीन टू फाइल्स। यहाँ पे हमने कहा कि एक फाइल एफ नाम की है जिसमें कोई ना कोई मॉडिफिकेशन हुआ, और बेसिकली अगर मॉडिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि उसमें कोई ना कोई कंप्रेशन हुआ उस फाइल को रिड्यूस करने के लिए। Here is the example. Imagine a file A with two copies that are kept by two users. जैसा हमने आपको बताया यूजर A और यूजर B के पास वो दोनों फाइल रखी हैं, दोनों फाइल कॉमन वाली रखी हैं F नाम की। When a copy is updated by one user, जैसा हमने आपको बताया कि अगर यूजर A कोई फाइल अपडेट कर रहा है F1 में, it should be sent to the other user. वो B को भी वो अपडेटेड फाइल भेजेगा। तो keep two copies identical. दोनों के पास वो फाइल क्या होनी चाहिए। एक और मेथड है जिसको स्ट्रीमिंग मेथड बोलते हैं, और स्ट्रीमिंग मेथड में बेसिकली क्या होता है कि सारी की सारी जो फाइल्स होती हैं, सारे के सारे जो कोडेक इनपुट होते हैं, जैसा कि हमने आपको कोडेक नाम बताया था, कोडेक की बात करें तो अगर हम
कंप्रेसर और डीकंप्रेसर की बात करते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है मोस्ट कंप्रेशन मेथड ऑपरेट इन स्ट्रीमिंग मेथड, हमेशा इसी मेथड को लगभग अडॉप्ट किया जाता है, where the codec input a byte or several byte, process them and continue until end of file is sent। यानी ये कह रहा है कि ये ऐसा मेथड है जिसमें हम किसी भी फाइल को एज ए इनपुट बिट या सेवरल बिट में कन्वर्ट करके हम कंप्रेस कर रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं, यानी उस कन्वर्टेड फाइल को हम सेंड कर रहे हैं जहां पे उसको भेजना है, और ये प्रोसेस तब तक कर रहे हैं जब तक कि हमारी पूरी की पूरी फाइल जो है वो बिट्स में कन्वर्ट ना हो जाए, और कन्वर्ट होने के बाद वो कन्वर्टेड फाइल सेंड ना हो जाए। यानी कि वो तब तक ऑपरेशन परफॉर्म करता रहेगा जब तक पूरी की पूरी फाइल जो है वो बिट्स फॉर्म में कन्वर्ट होकर के सेंड ना हो जाए। So this is the end of today's lecture. I hope you all understand very well. If you have any query related to this topic, please feel free to ask me. This is my WhatsApp number, and you can also mail me at rohitmishra.academic@gmail.com. Thanks for watching this video. Thank you so much.